तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डिस्कस करा रहा था चैप्टर 3 के लिए, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का है। ठीक है, तो जनरल एक्सेप्शन से संबंधित हम आज डील करेंगे, जो कि साधारण अपवाद के नाम से जाना जाता है। ये सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक है। आज हम उसके लिए एक एक से सारे प्रावधान के लिए समझेंगे क्या है 14 से लेकर के 44 तक। तो आज हम उनके लिए डील करते हैं। तो बेसिकली हम देखें 14 से 44 तक जो पार्ट है उसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट बात करता है जो कि हमारा 14 से 33 तक है, ठीक है, और दूसरा बात करता है हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा के विषय में, जो कि हमारा 34 से लेकर के 44 है, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कम हम शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कर दें फिर भी हमारा अपराध नहीं माना जाएगा। थोड़ा मैं एक तरीके से जनरल एक्सेप्शन का ओवरव्यू डिस्कस करूंगा, उसके बाद में जनरल एक्सेप्शन के लिए आपके समक्ष कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो मैं आई होप आशा करता हूं कि सारी चीजें आपके लिए समझ में आए इजिली से, आपके लिए कोई इश्यू नहीं आए। उससे पहले मैं थोड़ा जनरल एक्सेप्शन के लिए डील कर रहा हूं। तो जनरल एक्सेप्शन के लिए एक चीज आप समझें कि साधारण अपवाद के लिए किस सेक्शन में, किस अध्याय में प्रावधानित किया गया है। तो आपके लिए चैप्टर 3 याद करना है। कहां से कहां तक है? सेक्शन 14 से लेकर के 44 तक है। जनरल एक्सेप्शंस के लिए आपके लिए एक तरीके से मैं कहूं कि सारे सेक्शन ही याद करना है। प्री मेंस इंटरव्यू या अदर जुडिशरी के पर्पज से बहुत ही इंपोर्टेंट सेगमेंट है, और इसके लिए आपके लिए किसी भी सेक्शंस के लिए ब्रेक नहीं करना है। सारे सेगमेंट के लिए आपके लिए याद करते हुए चलना है, ठीक है, और कल के लिए कोई काम नहीं टालना है आपके लिए। तो जनरल एक्सेप्शन के लिए एक तो होता है विशेष कार्य, दूसरा होता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कार्य। विशेष कार्य मैंने बताया आपके लिए जो कि धारा 14 से लेकर के 33 तक है, इसमें स्पेशल एक्ट बताए गए हैं। दूसरी मैं बात करता हूं प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जो कि बात करता है हमारा एक तरीके से हम देखें 34 से लेकर के 34 से लेकर के 44 तक, जिसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस बताया गया है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार बताया गया है। अब ऐसी कंडीशंस में हम देखें कि एक तरीके से जो 14 से लेकर के 33 तक चीज बताई गई है वो किस चीज की बात कर रही है? वो बात कर रहा है कि ऐसा कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा जो कि उसे विधि द्वारा क्षम्य बना दिया गया है। विधि द्वारा क्षम्य का मतलब है ऐसा कोई कार्य जिसके लिए यदि आप करते हो तो आपके लिए विधि के द्वारा ही क्षमा प्राप्त करने का प्रावधान है, आपके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, दूसरे सेगमेंट की मैं बात करता हूं जो कि हमारा बात करता है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। सेक्शन 14 से सेक्शन हमारा बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में, सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक। 34 से 44 तक क्या है? 34 से 44 तक बात करें हम, ये जस्टिफाइड बाय लॉ बताया गया है एक तरीके से, यानी न्यायानुमत बताया गया है। न्यायानुमत का मतलब है कि साहब हमारी ड्यूटी थी कि यदि हम ऐसा नहीं करते तो सामने वाला व्यक्ति हम पे आक्रमण कर देता। हमने अपनी प्रॉपर्टी की प्राइवेट डिफेंस में या किसी अदर व्यक्ति की प्राइवेट डिफेंस में, बॉडी की या संपत्ति की प्राइवेट डिफेंस में, या अपनी शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमने ऐसा कार्य उठाया, तो क्या है? न्यायानुमत है। दूसरी मैं बात करता हूं इसी संदर्भ में, क्या एक्यूज पर इसका भार होगा सबूत का? तो मैं आपके लिए यहीं पे डील कर देता हूं। ऐसी कंडीशंस में आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 108 के लिए डील करें, जिसमें बताया गया है यह साबित करने का भार अभियुक्त पर है। साधारण अपवादों के जो मामले हैं उसे प्रूव कौन करेगा? उसे एक्यूज व्यक्ति करेगा। किस सेक्शन के माध्यम से? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन नंबर बताया गया 108। पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में था 105, अभी 108 कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? सेल्फ प्रिजम्पशन मानी जाएगी, यानी एक्यूज्ड व्यक्ति के लिए प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने अपने शरीर की प्राइवेट रक्षा में क्यों व्यक्ति के लिए मारा है। क्या कोई व्यक्ति जनरली किसी भी व्यक्ति के लिए मार देगा? नहीं। सेक्शन 38 और सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति किसी व्यक्ति की डेथ कारित कर सकता है। सेक्शन 38 में क्या लिखा है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो, और सेक्शन 41 में बताया गया है आप संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो। कोई अपराध नहीं माना जाएगा जनरली। फिर मैं बात करता हूं आपके लिए एक और सेगमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट सेगमेंट है, आप समझें। यदि इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं इन दोनों में, समझें, ऐसा नहीं है डायरेक्ट आपके लिए प्रावधान कर दिया हमने तो मार दिया। इसमें भी एक सेगमेंट है, सेक्शन 37 सेक्शन है, वो रेस्ट्रिक्शन से बात करता है कि सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग आप किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं कारित कर सकते। 37 बात करता है पब्लिक सर्वेंट या सबऑर्डिनेट ऑफ द पब्लिक सर्वेंट,
और आप कितना बल प्रयोग करोगे? पब्लिक सर्वेंट यदि किसी व्यक्ति के लिए अरेस्ट करने आया है तो आप क्या उसे मार दोगे? नहीं मार सकते। वो आइडेंटिफाई वगैरह सारी चीजें बताएगा वो आपके लिए। जब मैं वहां पे सेशन के लिए कंटिन्यू करूंगा तो मैं सारी चीजें आपके लिए बताऊंगा इलस्ट्रेशन के थ्रू। अब मैं बात कर रहा हूं आगे के सेगमेंट की। क्या सेक्शन 37 में रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, सेक्शन 38 और 41 में हमने बता दिया कि डेथ कर देंगे हम, 37 को ध्यान में रखेंगे जब भी हम किसी व्यक्ति की डेथ कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी हमारा सेगमेंट समझ में आया। अब मैं बात करता हूं आगे की डील की। क्या ऐसी कंडीशंस में कोई व्यक्ति अपनी एक तरीके से कहें रक्षा से ज्यादा बल यूज कर सकता है? तो मैं आपके लिए बता दूं कि कोई भी व्यक्ति अपनी एक तरीके से जितना बचाव है उतना प्राइवेट प्रतिरक्षा का यूज करेगा जितना नेसेसरी है। अननेसेसरी आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिंपल वे में समझे आप, यदि एक व्यक्ति है वो आता है, किसी व्यक्ति में एक थप्पड़ मारा, क्या आप उसमें गोली मार दोगे? नो। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आप यूज करते हुए उसमें 4 थप्पड़ मार सकते हो, लेकिन आप उसकी डेथ नहीं कारत कर सकते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसी कंडीशंस में आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा। कोई इश्यू नहीं है। जनरल एक्सेप्शन में सिद्ध लगा है नेसेसरी बल भी यूज करोगे, अननेसेसरी नहीं कर सकते आप। इतना सेगमेंट आपके लिए समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मैं सिंपल वे में आपके लिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं। साधारण अपवाद होते क्या है, किसमें सबूत का भार होता है, फिर हम जनरली हर 14 से लेके 44 तक पूरे पे स्टोरी घूमेगी। ये वाली स्टोरी को समझें, स्टोरी को समझें एक तरीके से कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं और क्या आप इसे किस तरीके से समझना चाहते हैं। पूरी स्टोरी जनरल एक्सेप्शन पर लास्ट तक चलेगी स्टोरी 14 से 44 तक। इसीलिए मैं इसमें यहां पे इतना दिमाग लगा रहा हूं जैसे आसानी से आपके लिए इजीली समझ में आती हैं सारी चीजें। ठीक है, उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि हमने साक्ष्य के बारे में भी देख लिया, सबूत के बारे में भी देख लिया। एक्यूज व्यक्ति बताएगा भाई कि मैंने इसे मारा है, ये मेरी मौत करने वाला था, मुझे यदि आशंका थी कि ये मुझे मार देगा अगर मैंने इस पे बल का प्रयोग नहीं किया। वो सारी चीजें हम आगे सेगमेंट में डील करेंगे। अभी हम देखते हैं 2 प्रकार के एक्ट करता है कोई भी व्यक्ति। एक तो होता है पॉजिटिव एक्ट, एक होता है नेगेटिव एक्ट। ठीक है, होता है एक होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू होता है। तो जनरल रूल हम समझें एक तरीके से कि जब हम बात करते हैं कि कंप्लेंट बताएगा कि सामने वाले व्यक्ति, एक तरीके से आपने देखा हुआ थाने की जो प्रोसीडिंग रहती है, यदि कोई व्यक्ति जनरल एक्सेप्शन का लाभ लेना चाहता है तो एक्यूज पर सबूत का भार होगा। लेकिन जनरल एक्सेप्शन का लाभ लेना नहीं चाहता है व्यक्ति, तो जो व्यक्ति जाता है उसे ही बताना पड़ेगा कि इसने मुझे पीटा है, क्यों पीटा है, सारी रीजनिंग देगा वो। ठीक है, कंप्लेंट बोलते हैं एक तरीके से उसे, परिवादी। ठीक है, या जो फरियाद लेके गया है या जो पीड़ित है, विक्टिम है। ठीक, उसके अलावा जनरल एक्सेप्शन इसका एक कहे रूल अगेंस्ट है, जो बात करता है कि एक्यूज व्यक्ति के लिए बताना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है वही बताएगा भाई मैंने क्यों मारा है, तो बताएगा मैंने क्यों प्राइवेट डिफेंस का यूज किया है, मैंने कितना बल प्रयोग किया है। इसमें मैं आपके लिए बता दूं क्यों अपराध नहीं माना है। आप लगाना कभी कॉमन सेंस, मैंने तो लगाया है, जितना मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने लगाया है इसमें कि व्यक्ति एक्ट तो करता है, एक्ट करेगा व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है, एक्ट कर रहा है सामने वाला, लेकिन उसमें इसका गिल्टी माइंड नहीं होता है। और मैंने अपराध का लिए समझाया था, जो मैंने बताया था आपके लिए कि विदाउट गिल्टी इंटेंशन के आपके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं है। तो अपराध की श्रेणी में नहीं है, इसीलिए तो इसे जनरल एक्सेप्शन में रखा कि आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। समझें आप रीजनिंग। ठीक है, उसके अलावा एक्ट कर रहे हैं आप, लेकिन आपका जो एक तरीके से गिल्टी माइंड है वो इसमें नहीं है। मैं आगे डील करूंगा सारे सेक्शनों में, आप देखना कि यदि किसी में आपके लिए गिल्टी माइंड आए वर्डीज तो मुझे बताना। दोषी मस्तिष्क नहीं रहता है व्यक्ति का। सिंपल लैंग्वेज और समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, यदि वो रास्ते से गुजर रहा था, एक व्यक्ति था, एक्सीडेंट पड़ा हुआ था, व्यक्ति गंभीर हालत में था और डॉक्टर के लिए लग रहा है यार मुझे इसका ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। ना तो मैं कंसेंट उस व्यक्ति की ले सकता हूं जो वास्तव में एक तरीके से कहूं मैं विक्टिम है, पीड़ित है, और ना मैं उस व्यक्ति के घर वालों से कंसेंट ले सकता हूं इमीडिएटली मुझे ऑपरेशन करना है और इसके माइंड में बहुत ही गहरी चोट है, यदि मैंने इसका ऑपरेशन नहीं किया तो ये बहुत जल्द इसकी डेथ हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया। अब उसके घर वाले, उनके लिए पता चला, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने मेरे लड़के की डेथ कर दी, क्या आप ऐसा एलिगेशन लगा सकते हो? लेकिन उसमें भी बताया गया है कि डॉक्टर साहब क्या क्या नहीं कर सकते, डेथ नहीं कर सकते, ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते, आप अबेटमेंट नहीं कर सकते, सारी चीजें उसमें भी बताई गई। डॉक्टर के लिए भी पावर नहीं है, उसे भी रिस्ट्रिक्शन है। समझे आप, ये गिल्टी माइंड है ना, ये रोक रहा है रिस्ट्रिक्शन। समझे आप, पूरी रीजनिंग में आगे के सेक्शनों में आपके लिए डिफाइन करूंगा। तो इसमें हमारा रॉन्गफुल
एक्ट तो किया जाता है लेकिन गिल्टी माइंड से नहीं किया जाता है, इसीलिए बताया गया है कि हमारे द्वारा किया गया जो कृत्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए जनरल एक्सेप्शन का जहां तक मुझे समझ में लगता है मैंने आपके लिए स्टोरी बना के, एक क्रिएट बना के फॉर्मूले से हमने आप सभी लोगों के लिए क्या डिस्कस की है। अब मैं बात करता हूं सेक्शन 14 की। आप सभी लोग सेक्शन 14 निकालेंगे। सेक्शन 14 बात करता है तथ्य की भूल, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो आप सेक्शन 14 के लिए कनेक्ट करेंगे सेक्शन नंबर 17 से, 17 से आप कनेक्ट करेंगे। क्या बात करता है सेक्शन 14 के बारे में हम बात करते हैं। तथ्य की भूल और विधि की भूल, दो प्रकार की भूल होती है। तो मैं यहीं पे ऐसे कंटिन्यू कर देता हूं। तथ्य की भूल क्या होती है? तथ्य की भूल हमेशा क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। पहले ही हो गया ये पॉइंट क्लियर। क्यों नहीं है? रीजनिंग जान लें आप। तो विधि की भूल है वो क्षम्य इसलिए नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति लेके आएगा विधि की भूल के साथ, मैंने तो मर्डर कर दिया श्रीमान लॉर्डशिप हुजूर, मुझे तो पता ही नहीं था कि मर्डर करने के लिए सजा है। वाह, आप तो ले गए जनरल एक्सेप्शन का लाभ। वाह, ऐसे तो हर व्यक्ति आएगा वो कहेगा मुझे विधि पता ही नहीं है, इतने लॉ चल रहे हैं, मुझे नहीं है पता कि चोरी करना अपराध है। अच्छा, मुझे नहीं है पता मारपीट करना अपराध है, मुझे नहीं है सर डकैती करना अपराध है। साहब तो मैंने अपने पर्पज से किया था, मुझे थोड़ी पता था कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, नहीं थी पनिशमेंट, अच्छी बात है पता, लेकिन आपने तो एक्ट कर दिया है, अब आपके लिए सजा मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सजा दी गई है। ठीक है, चोरी के संबंध में, क्योंकि आप कर रहे हो क्या, गलत काम। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है, आपके लिए क्षमा नहीं होगा, आपके लिए पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसे तो हर व्यक्ति ले लेगा भाई लाभ। दूसरी मैं बात करता हूं तथ्य की भूल। तथ्य की भूल का एक सिंपल इलस्ट्रेशन से लेते हैं। आपने सभी लोगों ने मार्केट में कई चीजें खरीदने गए होंगे, आपने एक सी चीज थी, कोई भी चीज ले लीजिए, आपने उससे कहा कि एक केजी ये कर दीजिए, उसने ठीक है 1 केजी साबूदाने और शक्कर आप सभी लोग जानते होंगे, आई होप मैं आशा करता हूं। तो मैंने उससे बोला कि 1 किलो शक्कर कर दो, उसने क्या किया जल्दीबाजी में दुकानदार ने साबूदाने कर दिए, रेट लगा ली शक्कर की। ठीक है, चीनी की लग गई रेट, उनने मुझे दे दी। ठीक है, मुझे साबूदाने, मैं घर पे गया, मैंने घर पे देखा, मैंने कहा अरे यार, मैंने इससे बोला क्या था, इसने कर क्या दिया। मैं गया उसके पास दोबारा से, मैंने कहा साहब यार ये मिस्टेक हो गई आप पे, इसे एक्सचेंज कर लो। उसने कहा कोई इश्यू नहीं है सर, सॉरी। उसने एक्सचेंज कर दिया, उसने दोबारा से शक्कर के लिए, चीनी के लिए 1 केजी कर दी। उसने कही ठीक है साहब जाइए। तो ये तो हो गई तथ्य की भूल, है तो क्षम हो गई। विधि की भूल क्षम नहीं है, आप मर्डर करके आए हैं तो आपके लिए पनिशमेंट मिलेगी। यदि आप जनरल एक्सेप्शन में प्रूव कर देते हो तो नहीं मिलेगी, अदरवाइज तो मिलेगी। दूसरी, इसमें एक वर्ड और यूज किया गया सद्भावना पूर्वक, गुड फेथ। मैं कल भी इसे डिस्कस करा चुका हूं, अच्छी तरीके से बताया मैंने। नेगेटिव डेफिनेशंस थी, मैंने पॉजिटिव बनाई थी सेक्शन 2 के क्लॉज 11 में। सेक्शन 2 के क्लॉज 11 बात कर रहा है सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी और सद्भावना पूर्वक, विश्वास से की गई चीज है उसे हम सद्भावना पूर्वक कहते हैं। ठीक है, सेक्शन 14 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 14 बात कर रहा है कि कोई विधि का कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा अधिकारी है जिसे विधि के समादेशों ने किसी सबॉर्डिनेट अधिकारी के लिए आदेश दिया है कि आप भीड़ पे गोली चला दो। सामने वाले थे, एसपी साहब ने आदेश दिया अपने कांस्टेबल के लिए कि चला दो भीड़ पे गोली, उसने गोली चला दी। तो क्या है, कांस्टेबल ने कोई अपराध किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे जो विधि के समादेशों के अनुसार जो उसका हायर अथॉरिटी है उनने इसे परमिट किया है ऐसा करने के लिए। भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी, अननेसेसरी भीड़ थी, वो बताएंगे एसपी साहब के मैंने क्यों डायरेक्शन दिया था, वो उनकी लायबिलिटी है। लेकिन यहाँ कांस्टेबल ने कोई अपराध नहीं किया, या जो भी ऑफिसर्स हैं उसके सबऑर्डिनेट। ठीक, उसके बाद मैं आगे के लिए डील करूंगा। सेक्शन 17 के लिए बता रहा था मैं, सेक्शन 17 के लिए निकालें आप, रीड विद कराया मैंने। सेक्शन 17 बात करता है विधि द्वारा न्यायानुमति, यानी जस्टिफाइड बाय लॉ करते हो आप ऐसी कंडीशन में तो आपके द्वारा किया गया कृत्य कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आपके पास विश्वास रखने का एक प्रॉपर कारण है कि मुझे विधि द्वारा ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, आप ऐसी कंडीशन में कार्य करते हो तो अपराध नहीं है। सद्भावना पूर्वक आप ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हो। सिंपल भाषा के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे, इसका इलस्ट्रेशन है वो बहुत ही सिंपल दिया है कि एक व्यक्ति है वो क्या करता है, एक व्यक्ति है वो क्या करता है, एक तरीके से हम सिंपल वे में देखें कि मर्डर हुआ, सामने वाले ने क्या किया, सद्भावना पूर्वक उस व्यक्ति का पीछा करना प्रारंभ किया। उसको लिए ऐसा लग रहा है कि ये मर्डर करने जा रहा है या इसने मर्डर कर दिया। मैं सेक्शन 17 के लिए डील कर रहा था।
तो सेक्शन 17 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 17 बात कर रहा है न्यायानुमत के बारे में, यानी विधि द्वारा न्यायानुमत है, और एक तरीके से हम कहें कि यह विश्वास है हमें कि ऐसी शक्ति हमें विधि द्वारा प्रावधानित की गई है। मैं इसका एक इलस्ट्रेशन के लिए डिस्कस करा रहा था कि एक सामने वाला व्यक्ति है वो क्या करता है, एक तरीके से हम कहें कि एक व्यक्ति है वो हत्या करने के लिए जा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये नामक व्यक्ति है वो हत्या करने के पर्पज से निकला है और ये हत्या करेगा, मुझे गुप्तचरों से पता चली है। अब एक व्यक्ति उसके लिए उसने हत्या कर दी जब तक कांस्टेबल नहीं पहुंच पाया। अब उसने हत्या कर दी, अब वो भागने की फिराक में था, तो ऐसी कंडीशंस में कांस्टेबल साहब की ने पूरा अपना बल का प्रयोग कर लिया, उसे अरेस्ट कर लिया, सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या कांस्टेबल ने कोई अपराध किया है? नहीं किया है कांस्टेबल ने, उसे विधि द्वारा न्यायानुमत ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। अब मैं एक सिंपल इलस्ट्रेशन देता हूं, क्या एक व्यक्ति चोरी करके भाग रहा है, क्या कांस्टेबल उसमें गोली मार सकता है? यहां से इंटरव्यू में क्वेश्चंस बनाए, कई बार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो मैं आपके लिए बता दूं कि नहीं मार सकता है कांस्टेबल गोली। कांस्टेबल गोली मार सकता है लेकिन उसकी डेथ कारक नहीं कर सकता। इसे आप एनकाउंटर कहते हो, एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर का चोरी के मामले में कोई सा ताल्लुक नहीं है, एनकाउंटर का पुलिस के पास अधिकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु कारक करके भाग रहा है, आजीवन कारावास की सजा है, वो फिर आके भाग रहा है, सामने वाला हो, पुलिस उसका पीछा कर रही है, अरेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में वो गोली मार सकता है, कंसीडर हो सकता है एक तरीके से एनकाउंटर, लेकिन चोरी करने के अपराध में वो गोली नहीं मार सकता, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं सेक्शन 17 आपके लिए क्लियर होगा। उसके बाद में सेक्शन 18 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 18 बात कर रहा है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना की बात कर रहे हैं, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। आप लॉफुल एक्ट कर रहे हो, विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो, उसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या क्या चीजें प्रावधानित हैं, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो समझें कि ऐसा कोई कृत्य आपके द्वारा किया गया है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यदि आपने जो कार्य किया है वो दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ है आप पे, ठीक है। दूसरी कंडीशंस आती है आपका आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना किया है, आपका ना तो क्रिमिनल इंटेंशन था ना ही क्रिमिनल नॉलेज थी। तीसरी हम बात करते हैं विधिपूर्ण रीति से, यानी कहें एक तरीके से लॉफुल मैनर का यूज किया है। और चौथी बात करें हम विधिपूर्ण साधनों का हमने उपयोग किया है, उचित सतर्कता और सावधानी बरती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमने विधिपूर्ण कार्य किया है, तो हमारे द्वारा किया गया कोई कृत्य क्या नहीं माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसके कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखते हैं, इसके कुछ इलस्ट्रेशंस के लिए जो मैंने अपनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कंसीडर करते हुए बनाया है। पहला है कि एक व्यक्ति है वो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है और कुल्हाड़ी का फल नीचे गिर जाता है, और जो सामने बच्चे खड़े थे और सामने बच्चे जो नीचे खेल रहे थे, यदि उसमें अचानक से जाकर के घिल जाता है और सामने वाले व्यक्ति ने उचित सतर्कता और उचित सावधानी बरती थी, ठीक है, कोई अभाव नहीं था उचित सतर्कता और सावधानी का, वो पेड़ काट रहा था, अचानक से बच्चे आ गए, ठीक है, अचानक से उसकी कुल्हाड़ी का जो एक तरीके से कहें एक्स का जो लोहे का पार्ट रहता है वो नीचे गिरा और एक बच्चे में गल गया सॉरी। तो आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था सामने वाले बच्चे को मारने का। सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं कि एक मजदूर है, वो क्या कर रहा है, बर्फ फेंक रहा है नीचे। अब बर्फ फेंकते हुए क्या हुआ कि सामने वाला अचानक से एक व्यक्ति निकल बैठा, उस पर बर्फ की सिल्ली गिरी, वो व्यक्ति की डेथ हो गई। उसका कोई उसे इंटेंशन नहीं था मारने का, व्यक्ति की डेथ। क्या उसने कोई अपराध किया है? नहीं। ऐसी कंडीशंस में आपका ऐसा माना जाएगा कि उसने कोई कृत्य नहीं किया है। सेक्शन 19 बहुत ही इंपोर्टेंट सेक्शन है और कई बार इंटरव्यू और प्री मेंस दोनों में आया है। इसका एक केस लॉ भी है, एक सिद्धांत भी है, तो सारी चीजें आपके लिए डिस्कस करना है। तो मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 19 क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले 19 का हम सिद्धांत देखेंगे। आवश्यकता का सिद्धांत लागू होता है, रूल ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, या नेसेसरी। दूसरी मैं बात करता हूं, इसके लिए पहले मैं डील करता हूं सेक्शन 19 के बारे में, उसके बारे में फिर हम सारे की पॉइंट्स और जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इलस्ट्रेशंस बनाए उन्हें डिस्कस करूंगा आपकी समझ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कोई भी एक्ट के बारे में बात करते हैं जिससे अपहानि कारित होना संभाव्य है। आप कोई एक्ट करते हो जिससे कन्फर्म है कि हानि तो होगी, ठीक, किंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए आप जो आपराधिक आशय के बिना कोई हानि कर रहे हैं और एक तरीके से कहें कि अन्य अपहानि का निवारण हो जाए, एक तरीके से आप दूसरी बड़ी हानि के लिए रोक सकते हो। तो बड़ी हानि को रोकने के लिए आप छोटी हानि कारित कर दें, तो ऐसी कंडीशंस में छोटी हानि आपके द्वारा की जाती है तो अपराध नहीं है। मैं भी इसका बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल बनाऊंगा खुद के ऊपर, जो मैंने
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया था। मेरे आगे की घटना है, मैं उसी के लिए डील करते हुए इलस्ट्रेशन का आपके समक्ष डिस्कस करूंगा और आप फिर बताना कि प्रॉब्लम से फेस खा रहा है इस सेक्शन से या नहीं। तो बेसिकली हम देखते हैं इसके लिए सेक्शन 19 बात करता है एक तरीके से आवश्यकता का सिद्धांत, और इसमें किस किस व्यक्ति की और एक तरीके से हम कहें कि बड़ी हानि रोकने के लिए हम छोटी हानिकारक कर सकते हैं। ये चीज मुझे हेडिंग से मिली है, आप समझें हेडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति या संपत्ति के लिए आप हानि पहुंचा सकते हो। मैं दोनों का इलस्ट्रेशन बना के बताऊंगा आपके लिए। और आवश्यकता परम नहीं हो सकती। आप क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जान नहीं ले सकते। इसका बहुत ही लेटेस्ट केस आया था आर डुडले वर्सेस स्टीफन साहब का केस था 1884 का। इसमें क्या हुआ था, इसमें आवश्यकता के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। इसमें क्या हुआ था, सिंपल वे में मैं समझूं कि एक 4 नाविक थे, वो क्या कर रहे थे, उसमें सफर कर रहे थे नाव में। अब एक बच्चा भी था उसमें। अब क्या हुआ, उन्हें भूख लगी बहुत जोर की, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को मार के भूंज के खा लिया। केस आया कोर्ट में। उन्होंने कहा साहब हमारी आवश्यकता थी, हमने आवश्यकता के कारण ही ऐसा किया है। अगर हम बच्चे को नहीं मारते तो हम मर जाते। कोर्ट ने कहा बहुत अच्छे बोले आप मर जाते ना, आपने बच्चे को लिए क्यों मारा। आवश्यकता परम नहीं हो सकती। आप दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कैसे कर सकते हो, आप खुद भी तो मर सकते थे, आप क्यों नहीं मरे। ऐसी कंडीशन में इसे इलेबरेट किया गया, ठीक है। आवश्यकता के सिद्धांत के बारे में बताया गया। अब मैं इसकी बात करता हूं स्पष्टीकरण की, जो एक तरीके से तथ्य के प्रश्न की बात करता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन माना जाएगा आवश्यकता के सिद्धांत वाला, ये तथ्य का क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तथ्य का क्वेश्चन समझे हम एक तरीके से, जो हमारा फैक्ट क्या होता है। इंडियन एविडेंस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं कि किसी तथ्य को किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सुना हो, देखा हो, ठीक है, इंद्रियों द्वारा परसीव किया हो, क्या है तथ्य। जो चीजें हम देखते हैं वो सब चीजें तथ्य हैं, ठीक। इंडियन एविडेंस एक्ट 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एक तथ्य की अलग से सेपरेट परिभाषा दी गई है, कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, तो उसके अनुसार आप इसे रेफर कर सकते हो। तो तथ्य के अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु जिसका हम एक तरीके से इंद्रियों द्वारा पता कर सकते हैं, या ऐसी कोई वस्तु जो हमें देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, या एक तरीके से हम कहें जिसका हम पता लगा सकते हैं। तथ्य जो भी हमें दुनिया में दिखाई देता है मोस्टली तथ्य के अंतर्गत काउंट किया जाता है, ठीक। उसके अलावा हम सारी चीजों के लिए डिस्कस करेंगे। इसमें 2 इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। तो पहले में इसका इलस्ट्रेशन है वो बात करता है व्यक्ति के बारे में। सेकंड इलस्ट्रेशन है, आप उसके लिए रेफर करेंगे। सेकंड इलस्ट्रेशन बात कर रहा है कि बड़ी हानि रोकने के लिए हम छोटी हानिकारक कर सकते हैं। एक शॉप थी, शॉप में आग लगी, मार्केट थी, गोला बारूद की, दीपावली का अवसर था, उसमें आग लगी। एक दुकान में आग लगी, पूरा ही मार्केट था बारूद का, ठीक है। तो एक तरीके से यदि हमने इस 2-3 दुकानें हैं, यदि उन्हें नहीं तोड़ी तो सारी मार्केट जल के खाक हो जाएगी। हमने क्या किया, बिना उसके ओनर की परमिशन के उसे तोड़ दी 2-3 दुकानें। अब क्या हमने कोई अपराध कर दिया, हमने तो सद्भावना पूर्वक किया, भैया कोई बचता ही नहीं वहां पे कुछ। तो ऐसी कंडीशन में आपने बड़ी हानि रोकी है, तो आपके द्वारा किया गया कोई कृत अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अब मैं दूसरी बात करता हूं संपत्ति की बारे में। संपत्ति का एक बहुत ही बढ़िया मूवेबल संपत्ति, एक तरीके से अचल संपत्ति का एक एग्जाम्पल है। मेरे खुद की इंसिडेंट है, खुद की आंखों से देखी हुई घटना है। आप सभी लोगों ने गेहूं की फसल देखी होगी और चने की फसल। गेहूं और चने की फसल खड़ी हुई थी, आ गई थी एक तरीके से फसल, यानी कटने वाली थी और कट भी रही थी फसल। क्या हुआ, डीपी रखती है लाइट के लिए, बिजली के पर्पज से। इससे क्या है, खेतों में पानी देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लाइट का प्रयोग, जिससे मोटर वगैरह चलाई जाती है, ठीक किया। अब क्या हुआ कि एक तार था, तो वहां से डीपी से स्पाइरल हुआ, स्पार्क हुआ तार, और वो नीचे गिर गया। उस तार में करंट था, फसल पूरी तरीके से कड़क हो चुकी थी, आ चुकी थी, कट रही थी फसल। चने और गेहूं की फसल थी। उसमें जैसे ही वो तार गिरा, फसल में आग लगना स्टार्ट हो गया। आपने कभी गेहूं की खेती खड़ी हुई देखी होगी, और जब गेहूं की खेती आ जाए कभी, तो इस तरीके की वो कड़क आती है कि आप उसकी जो नीचे का पार्ट रहता है, नरवाई बोलते हैं इसे हम,
जो पराली बोलते हैं लीगल लैंग्वेज में, आप सभी लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट पर लेटेस्ट जजमेंट भी देखा होगा कि पराली में आग लगाना एक तरीके से पर्यावरण का उल्लंघन है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो विधि द्वारा उसे दंडित किया जाएगा। उसे पराली बोलते हैं। जो गेहूं वाला पार्ट होता है वो आप सभी लोग, आई होप मैं आशा करता हूं कि आपने गेहूं की फसल देखी होगी, जिन्हें नहीं देखी है उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो गेहूं में ऊपर का जो पार्ट रहता है वहां पे क्या लगता है, वहां पे एक बाल आती है जिसमें गेहूं होता है, फिर थ्रेसिंग वगैरह होती है, तब फिर हमारे पास गेहूं आता है, फिर हम उसे पिसवा करके आटा वगैरह यूज होता है। तो क्या हुआ ऐसी कंडीशंस में, आग लग गई उसमें, खेत में स्पाइरल से आग लग गई, स्पार्क हुआ, पूरा खेत में आग धीरे धीरे स्टार्ट हो गई फैलना। अब आगे लगे हुए थे सारे चारों ओर खेती आ गई है। जब भी आप गेहूं की फसल देखना या कोई फसल देखना, सारी एक साथ बुवाई होती है और सारी एक साथ फसलें आती हैं, आ गई सारी फसलें। अब क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे तो उन्हें लगा नहीं, आग के लिए अब बुझाना संभव नहीं है, अब तो एक काम कीजिए, 1 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर चलाना स्टार्ट कीजिए। आपके लिए मैं बता दूं, आप किसी की खड़ी फसल पर कंटीमीटर लगा करके ट्रैक्टर जोत रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सामने वाले का नुकसान कर रहे हो। ऐसी कंडीशंस में गांव के लोग आए, उनने क्या किया, स्टार्ट किए अपने ट्रैक्टर, 8-10 ट्रैक्टर लेके गए वो, उनने सारे खेतों में 1 किलोमीटर के अंतराल में, गांव क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र रहता है तो ट्रैक्टरों की तो कमी रहती नहीं है, सारे ट्रैक्टर थे तो सारे ट्रैक्टर उनने लगाना स्टार्ट किया। जो चारों तरफ की खेत थी उनने क्या किया, उसे चारों बगल फैल दिया जहां से आग आ रही है, ठीक है, 1 किलोमीटर दूर से। उनने जैसे ही ट्रैक्टर से और की जुताई स्टार्ट कर दी, जिसे गांव की भाषा में, ग्रामीण क्षेत्र की लैंग्वेज में जुताई बोलते हैं, यानी खेतों को पहले जोता जाता है, उसके बाद उस पर फसल बोई जाती है। कई लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो पता, जो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं हो, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पे भी कृषि फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और बेसिकली मैंने सारी चीजें की हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत आनंद है खेती करने में भी, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, फिर उनने सारे लोगों ने क्या किया, लगा दिए ट्रैक्टर। अब उसने क्या किया, एक आया, उसने बोला भाई साहब आपने मेरी 2 बीघा गेहूं का नुकसान किया है, कंपलसेट करें। उनने कही भाई साहब अगर 2 बीघा नहीं जोतता ना मैं तुम्हारा खेत, तुम तो थे बाहर, अगर ये 2 बीघा नहीं जोतता ना तो तुम्हारे 10 बीघा में और लग जाती आग, फिर आप किससे कंपलसेशन लेते। एक तो मैंने आपके लिए बचा दिया है, आप उल्टे ही मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं सद्भावना पूर्वक आपका बचाव कर रहा हूँ, आप ही मेरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और आपका ही थोड़ी जोता है, आसपास के 4 क्षेत्रों के खेत जोते हैं, लगे हुए हैं सटी, उनने तो कुछ बोला ही नहीं है। और अकेला मैंने नहीं जोता है, 10 ट्रैक्टर थे वहां पे, किसी से भी पूछ लो, गुड़पेत में काम किया है हमने, पूरा ही चल जाता अपना क्षेत्र। यार समझने की कोशिश तो करो। तो ऐसी कंडीशन में उनके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही आपके लिए नुकसान हो गया हो। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपके लिए सेशन समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे के लिए बात कर रहा हूं सेक्शन 20 की। सेक्शन 20 बात करता है, ये बहुत ही मोस्ट सेक्शन है। इसमें बात की गई है 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कार्य, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर बिलो 7 ईयर। बिलो 7 ईयर के लिए आप समझें कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसे हम कहते हैं डॉली इनकैपेक्स, यानी अक्षम गुड़िया। अक्षम गुड़िया के नाम से इसे जाना जाता है। एक तरीके से कहें जिसमें कोई समझ नहीं, वो इनोसेंट पर्सन है। किसी आप 7 साल के बच्चे से मिलना, उसे सही गलत किसी भी चीज के लिए कोई मतलब नहीं है। आप उसके लिए एक काम करना, 5,000 की गिड्डी दे देना, कभी भी इंटेंशनली, यदि आपके लिए यदि प्रूव करना है कि ये समझता है चीजें या नहीं देता है, और आप क्या दे देना, उसके लिए पानी रख देना। वो व्यक्ति वो लड़का उसे उसमें फेंक देगा पानी में, क्योंकि उसके लिए नहीं है पता कि ये करेंसी है, वो नहीं जानता है ये चीजें कि ये पैसा है, इसका कुछ मूल्य। आप उसे कोई खाने की चीज दे दोगे, चॉकलेट वगैरह दे दोगे, वो उसे खा लेगा। उसे उस 5,000 से ज्यादा उस चॉकलेट की वैल्यू है, समझे आप। व्यक्ति कहता है ना, कब उसे चीजों की वैल्यू पता चलती है, जब आप बच्चे हो, 7 साल से कम के हो, कोई किसी का भी कोई बालक हो, उसके लिए नहीं है पैसे की वैल्यू, क्योंकि वो नहीं जानता है पैसे का इंपोर्टेंस। उसको पैसे का इंपोर्टेंस सिखाया जाता है सोसाइटी के माध्यम से। हम लोग बताते हैं उन्हें ये पैसा है, जब भी उसकी समझ में आती है कि नहीं इसका यूज किया जाता है। जनरली प्रकृति की ओर से सारे लोग एक ही होते हैं और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है,
यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा करना है, यदि वो प्रॉपर उस पर वर्क करेगा तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं, हालांकि उसे बाधाएं बहुत आएंगी, मैं इस बात के लिए भी अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन यदि वो अपनी कंटिन्यूटी और जो जजमेंट है, जो उसने ऑर्डर एक बार कर दिया कंफर्म, अब उसे केवल मैं ही चेंज कर सकता हूं, और मैं भी चेंज करूंगा तो उसमें भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, तो फिर आप उस चीज से भाग नहीं सकते। सफलता आपके लिए मिलेगी एक ना एक दिन। मैं गवर्नमेंट फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट फील्ड नहीं, कई ऐसी फील्ड हैं जहां गवर्नमेंट से ज्यादा पेमेंट किया जाता है, प्राइवेट फील्डों में भी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फील्ड में ही पैसा है, नहीं, प्राइवेट कई सारी फील्डें हैं, वो आपकी कैलिबर, क्वालिटी, क्वांटिटी, इनके आधार पे आपके लिए अपॉइंटमेंट करती है। कई कंपनियां हैं, लीगल में देख लें आप, हर फील्ड में होती है। तो हम समझें कि 7 वर्ष से कम आयु का यदि कोई बालक है, यदि उसने कोई अपराध कर दिया है, तो उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। इसमें होता है निश्चायक सबूत, कंक्लूसिव प्रूफ। ऐसी कंडीशन में कोर्ट मानेगा कि ही इज इनोसेंट, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, ट्रांसजेंडर हो, जैसा कि मैंने 2 का क्लॉज 10 में बताया था, लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में डेफिनेशन से क्या माना जाएगा सामने वाले के लिए, छोड़ दिया जाएगा, कोई अपराध नहीं है, ठीक है। इसका एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम बना देता हूं, एग्जांपल आप समझें उसके लिए। आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपके लिए समझ में आ गया होगा। क्या हुआ, एक मूवी का सीन चल रहा था, एक बालक था जिसका जन्म हुआ है 1/8/2020 को या 22 को हुआ है, ठीक है। अब वो एक मूवी का दृश्य देख रहा था, उसमें मर्डर हो रहा था, उसमें वो उसने कहा मैं तुम्हें मार दूंगा, उसने चाकू उठाया, उसने सामने वाले व्यक्ति में दे दिया। मूवी का सीन था, लड़का बड़ी गहराई से देख रहा था, बगल में एक व्यक्ति था, वो सब्जी काट रहा था या किचन में गया, लड़का, छोटा बच्चा तो था ही 7 साल का, वो गया, वो लेके आया चाकू, उसका कोई फैमिली मेंबर पड़ा हुआ था, उसने क्या किया, वो सीन देख रहा था मूवी वगैरह, वो गया, उसने गर्दन पे रख के, चाकू पहना था, नुकीला था, उसने गर्दन पे रख के ऐसा किया, सामने वाले की गर्दन पे घाव आया और सामने वाले की डेथ हो गई। तो क्या उस बच्चे ने कोई अपराध किया है? तो मैं आपके लिए बता दूं, उस बच्चे ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि 22 में उसका जन्म हुआ, 27 में उसने ऑफेंस किया, ठीक है। 7 साल से कमी तो हो रहा है, नहीं किया, ऐसा वो प्रॉब्लम बना के आपके लिए दे सकती है। हो सकता है वो 1 महीने का अंतर करें, केवल समझें आप उसकी टेंडेंसी को, क्वेश्चंस की को, उसके अनुसार आप पुटअप करें। दूसरा सेक्शन 21 बात करता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई कार्य, यदि कोई 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा यदि कोई कार्य किया जा रहा है, वो प्रकृति नहीं समझ रहा है ऐसी चीज में, वो जजमेंट नहीं ले पा रहा है ऐसी चीज में कि ये सही है कि गलत है, तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यदि वो समझ रहा है तो अपराध हो सकता है। इसमें एक केस आया था, एक महिला थी और शायद 12 वर्ष से कम आयु की थी, पहले शादियां हो जाती थी माइनर में, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, लड़की की शादी हुई, उसके हस्बैंड ने कुछ बोला होगा, लड़की के लिए सहन नहीं हुआ, उसने क्या किया, उसके लिए मार दिया, हस्बैंड के लिए, अपने ही हस्बैंड के लिए मार दिया, और वो लड़की क्या किया, छुपने का प्रयास किया और लड़की वहां से भाग गई क्राइम कमिट करके। ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने माना कि सामने वाली लड़की है वो दोषी है अपराध की, उसे पता था सारी चीजें कि मैंने अपराध कर दिया है, मुझे पुलिस ढूंढेगी, मुझे पुलिस पनिशमेंट करेगी, वो सारी चीजें एक तरीके से प्रकृति और परिणामों को समझने में सक्षम है, उसे दोषी माना गया, भले ही उसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, ठीक। इसमें एक 9 वर्ष का एक और इलस्ट्रेशन समझ लीजिए। एक 9 वर्ष का कोई बालक है, वो क्या करता है, एक सोने की चेन चुराता है और तुरंत जाके करके मार्केट में बेच देता है। आप क्या समझते हो, उसे समझ नहीं है, उसे समझ है, उसे पैसा आता है, वो अपने यूज में यूज करता है, उसके लिए उसे समझ है। ऐसी चीज में प्रकृति के परिणाम को समझने में वह व्यक्ति क्या है, समर्थ है, ठीक। उसके बाद में सेक्शन 22 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 22 बात कर रहा है विकृतचित व्यक्ति के बारे में, कार्य यानी अनसाउंड माइंड पर्सन, यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो ऐसी कंडीशन में अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? 2 तरीके से पागलपन मैंने बताया था आपके लिए, एक तो होता है चिकित्सीय पागलपन, एक होता है लीगल पागलपन यानी विधिक पागलपन। तो मैं आपके लिए बता दूं, विधिक पागलपन मान्य नहीं है विधि में, लीगल पागलपन है वो मान्य है। लीगल पागलपन क्या होता है, विधिक पागलपन यानी उस कार्य को करते समय व्यक्ति के लिए पागल होना चाहिए, यदि उसके बाद यदि व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में काउंट होगा। लेकिन यदि वो अपराध करने से पहले ही पागल था और फिर वो कर रहा है अपराध करते समय,
तो ऐसी कंडीशन में कंसीडर किया जाएगा, जनरल एक्सेप्शन का लाभ मिल जाएगा व्यक्ति के लिए। पागल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने राइट एवं लायबिलिटी के बारे में नहीं बता सकता है कि सही है क्या गलत है, उसके लिए नहीं है कोई पता, ठीक है। और एक तरीके से ना ही उसका दोषपूर्ण मस्तिष्क होता है, क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है तो क्या उसका माइंड का क्या अर्थ लगाएंगे आप, ठीक है। क्या चीज विधि के प्रतिकूल है क्या अनुकूल है, उसे क्या मतलब है, उसे तो कोई मतलब नहीं है, पागल, ठीक। जानने में व्यक्ति असमर्थ होता है विधि की चीजों के लिए, ठीक है। और एक चीज और बता दूं मैं, सेक्शन 22 के पर्पज से आप याद रखें, कार्य करते समय पागल होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, विधिक पागलपन कहते हैं, चिकित्सक पागलपन माने नहीं। दूसरी हम बात करते हैं इसके एक इलस्ट्रेशन की, सेक्शन 22 की, कि कोई बात अपराध नहीं है जो उसे कार्य करते समय व्यक्ति पागल हो और उस प्रकृति को जानने में असमर्थ हो। मैंने सारी चीजें ऐसे कंफर्म कर दी हैं। अब एक वर्ड और आता है अपना, जिसे आप सभी लोग जानते होंगे, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का क्या अर्थ लगाया जाएगा यहाँ? अनसाउंड माइंड का अर्थ लगाया जाएगा यहाँ कोई व्यक्ति अपने कार्य की जो नेचर है, नेचर ऑफ एक्ट है, उसे समझने में इनकेपेबल है, उसे हम कहते हैं पागलपन, ठीक है। दूसरी हम बात बताएं कि बीएनएस में कहीं भी विधिक विक्षिप्तता के बारे में, यानी विधिक पागलपन के बारे में कहीं डिफाइंड नहीं किया गया है, ये केस लॉ के माध्यम से आया था कॉन्सेप्ट। उसके बाद मैं बात करता हूं सेक्शन 23 और 24, जो बात करते हैं हमारे इंटॉक्सिकेशन की। इंटॉक्सिकेशन मतलब होता है मत्तता के बारे में। मत्ता यानी होता है कोई भी मादक पदार्थ का यूज करना जिससे व्यक्ति के लिए एक तरीके से नशा हो जाए, ठीक है, उसे हम इंटॉक्सिकेशन पदार्थ कहते हैं, मादक पदार्थ, ठीक। एनडीपीएस आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सारी चीजें गांजा, चरस, अफीम, वाइन, सारी चीजें आती हैं एनडीपीएस, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 23 और 24 डील करता है इस चीज में, इंटॉक्सिकेशन से। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 23 बात करता है अनैच्छिक मत्ता या स्वैच्छिक मत्ता, और सेक्शन 24 बात करता है स्वैच्छिक मत्ता। स्वैच्छिक मत्ता सेक्शन 24 में एक बचाव नहीं है, जबकि सेक्शन 23 एक बचाव है, इसमें अस्वैच्छिक मत्ता की गई है। इसका एक सिंपल वे में मैंने बताया था आपके लिए कि आप किसी फ्रेंड के घर पे जाते हैं, इसमें मैं जनरली हेडिंग इसकी रीड कर देता हूं कि किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में है किया गया है अपराध जिसमें विशेष आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। आपके लिए नॉलेज और ज्ञान है, आपके लिए नहीं है। आपके जो कार्य किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का कार्य जो उसकी इच्छा के विरुद्ध मत्ता की जा रही है, उसकी इच्छा के अगेंस्ट कार्य कराया जा रहा है सेक्शन 23 में, ठीक है। और उस निर्णय पर पहुंचने में सामने वाला व्यक्ति क्या है, असमर्थ है। मैं सिंपल इलस्ट्रेशन बताता हूं आपके समक्ष। आपके यहाँ पे कोई आया व्यक्ति, आपकी सी से दुश्मनी थी, जो आपका पड़ोसी था, आपने कहा आओ भाई अच्छे आ गए आप, आपने बढ़िया उसे एक जो भी है इंटॉक्सिकेशन पदार्थ मंगाया, उसे बढ़िया दिया, किसमें दिया, पेप्सी में। आपने ड्रिंक कराया उसे कोई नॉलेज नहीं है कि सामने वाले ने कहा बोले भाई से कोल्ड ड्रिंक लोगे, उसने कहा हाँ ठीक है यार गर्मी है ले लेंगे, उन्हें कहा ठीक है, उनने मंगाई। अब उसने मंगाते समय जो उसमें गिलासों में की उसने डिवाइड, तो उसने रूम पर ही वो क्या किया, उसने मिक्स कर ली। उसने अपना गिलास था, उसमें तो कोल्ड ड्रिंक में मिलाया नहीं है मादक पदार्थ, उसने उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया, उसे दे दिया। अब उसे चढ़ गई, ठीक है। अब उसे एक तरीके से व्यक्ति के लिए सही और गलत का पता नहीं रहता है, मादक पदार्थ का इंटॉक्सिकेशन वाला व्यक्ति देखा होगा आपने। अब उसने ऐसी कंडीशन में बोला कि सामने वाले व्यक्ति के लिए आप थ्रेड दो या कोई गाली गलौच दो। सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, ऐसा ही करना प्रारंभ कर दिया। आपकी उससे दुश्मनी थी, आप तो कह रहे बढ़िया किया, ऐसी कंडीशन में आपने अपराध कर दिया। जो गाली दे रहा है उसने तो कोई अपराध नहीं किया, वो तो बच गया, क्योंकि आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध इंटॉक्सिकेशन पदार्थ दिया, तो उसे क्या है, एक बचाव मिल गया है, लेकिन आपने अपराध कर दिया। दूसरी बात करता हूं मैं, आप सम्मति से पीते हो, अपने घर पे पी रहे हो, और मृत्यु या गोरोपति कारक करने का आशय नहीं है। एक तरीके से मैं बताऊं आपके लिए कि विशेष नॉलेज और ज्ञान है आपके लिए, ठीक है, कि ये इंटॉक्सिकेशन पदार्थ है, और ये हो सकता है कि मुझे इसका नशा हो जाएगा तो मैं सामने वाले व्यक्ति से क्या है, लड़ाई हो सकती है। आप स्वेच्छा से कर रहे हो, फिर आप खूब तरीके से सामने वाले व्यक्ति से लड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा जान समझ करके आपने ये कार्य किया, तो आपके लिए क्या है, स्वैच्छिक मत्ता का बचाव नहीं दिया जाएगा। दूसरी मैं बात करता हूं, एक सेक्शन 25 है, जो सेक्शन 25 से सेक्शन 29 तक डील करता है, जो हमारी सम्मति से किए गए कार्य के बारे में डील करता है।
हम एक एक से इन सारे प्रावधानों के लिए डिस्कस करेंगे। सेक्शन 25 बात करते हैं सम्मति से कोई कार्य कर रहे हो, लेकिन आप सम्मति से भी दो कार्य नहीं कर सकते हैं। पहला चीज बताई गई है इसमें, आप सम्मति से मृत्यु नहीं कर सकते किसी व्यक्ति की, या ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते, गौरवपति भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका इन चीजों को ना तो इंटेंशन होना चाहिए, ना ही इसकी संभाव्यता का नॉलेज होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसमें 18 वर्ष से कम आयु के कोई बालक की बात की गई है, 18 वर्ष से अधिक आयु की बालक की बात की गई है, सॉरी। ठीक है, अब सम्मति क्या होती है? सम्मति को मैं आपके लिए बता दूं, बीएनएस में कहीं परिभाषित नहीं किया। फिर हम समझेंगे कैसे बीएनएस को, जब परिभाषित नहीं है बीएनएस में। आप सभी लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 13 देखें, 13 में सम्मति की परिभाषा दी गई है। व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट के मामले में बात करते हैं हम एक ही बात पर एक ही भाव में जब दो व्यक्ति सहमत हुए कहे जाते हैं, जब उनका सेम माइंड हो और सेम थिंक हो, सेम थिंक एंड सेम सेंस, क्या माना जाएगा? सम्मति माना जाएगा। फिर इसमें दो और वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो अभिव्यक्त सम्मति यानी एक्सप्रेस, और इम्प्लाइड। इसे कैसे डील करेंगे हम? सेक्शन 8 निकालें, सेक्शन 9 निकालें, सेक्शन 9 निकालें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। उसमें बताया गया है सारी चीजें के उसमें अभिव्यक्त वचन और विवक्षित वचन के बारे में बताया गया। अभिव्यक्त वचन होता है जो हम शब्दों के माध्यम से बोल करके करते हैं, उसे हम अभिव्यक्त वचन कहते हैं। और विवक्षित वचन एक ऐसा वचन होता है जो हम शब्दों के माध्यम से नहीं करते हैं, यानी विदाउट वर्ड के माध्यम से जो करते हैं उसे विवक्षित कहते हैं। एक बार मैं और इसका इलस्ट्रेशन समझा देता हूं। आप कहीं पे गए, आप मान लीजिए आप इंदौर जाना चाहते हो, आप किसी एसी बस में आप गए, आपने बुकिंग कराया, आपने उससे कुछ नहीं बोला, आप बैठे, आपने पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, ना उसने पूछा, आपने पैसे दे दिए, उसने काट के आपको वापस कर लिए, इंदौर आया, आप उतर गए। ये तो हो गया आपका विवक्षित। दूसरा एक होता है अभिव्यक्त। अभिव्यक्त, आप पहली बार इंदौर गए तो आपने कि भाई साहब इंदौर जाना है, बोले ठीक है भाई साहब, कितने बजे गाड़ी है, कितना आपका रेंट है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितने बजे बस पहुंचाएगी, आपने सारी चीजें डिस्कस कर ली उससे। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका अभिव्यक्त, जो आप बोलकर शब्दों से कर रहे हो। ठीक, अब मैं बात करता हूं इसके खेलकूद के बारे में। आप सभी लोगों ने देखा होगा, इसका दृष्टांत है एक और मैं सेगमेंट के लिए डील कर रहा हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट का है, एक मैगजीम है, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, सेक्शन 25 से डील करती है। सहमति से कार्य क्षति को क्षति नहीं कहते हैं। यदि कोई ने कंसेंट दे दी तो आप क्षति के लिए फिर दोबारा से दावा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों ने फेंस देखी होगी, कुश्ती किस किसने देखी है? सारे लोगों ने देखी होगी। कुश्ती के मामले में क्या रहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है, उसमें लड़ते हैं वो दोनों, तो आपस में छोटी मोटी चोट लगना संभाव्य है। ऐसी कंडीशन में यदि व्यक्ति के लिए चोट लग सकती है और आप ऐसी कंडीशन में कोई कंसेंट दे रहे हो, तो ऐसी, या आपने कराटे वगैरह देखे होंगे जिसमें मोस्टली होता है कि हाँ हो सकती है ऐसी क्षति, तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा किया गया कृत अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही सामने वाले व्यक्ति के लिए क्षति हो जाए। लेकिन आप इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या नहीं होना चाहिए। एक तो आप मार नहीं सकते या ग्रीवियस हर्ट नहीं कर सकते। यदि वो हो जाए तो वो अलग प्रोसेस है, आप जान मान के नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 बात कर रहा है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किए गए व्यक्ति द्वारा आप मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेक्शन रीड विद करना सेक्शन 30 के साथ। सेक्शन 26 में बात की गई है सम्मति से कोई कार्य कर रहे हो आप सद्भावना पूर्वक, और सेक्शन 30 बात कर रहे हैं आप सम्मति के बिना किसी कार्य को कर रहे हैं कंडक्ट। ठीक है, मैं सारे दोनों सेक्शनों के लिए एक साथ रीड कराऊंगा। तो आप इसमें देखें, इसमें एक डॉक्टर वाला इलस्ट्रेशन है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है, डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब बचा लो। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, आपके लिए बहुत ही गंभीर बीमारी और कैंसर स्टेज की बीमारी है, अब आपकी कैंसर की जो स्टेज है वो बहुत ज्यादा पहुंच गई है, अब एक काम कर सकता हूं मैं, इसका ऑपरेशन कर सकता हूं, वो हो सकता है आपकी डेथ हो जाए। उसने कहा पेशेंट ने कि ठीक है साहब, जो आपके लिए करना है करें आप, लेकिन मेरा प्रॉपर इलाज करें। उन्होंने कहा ठीक है मैं करता हूं। उन्होंने ऑपरेशन किया, डॉक्टर साहब ने सहमति ले ली सामने वाले की, ऑपरेशन करते समय बीच में उसकी डेथ हो गई। क्या डॉक्टर साहब ने कोई अपराध किया है? नहीं किया है। आप हॉस्पिटल में जाएं, पहले ही आपसे रिटर्न कंसेंट ले ली जाती है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, रिटर्न में कंसेंट होती है, आप उस पर साइन करते हैं बाकायदा कि मैं ही जो मैं कंसेंट दे रहा हूँ, ये मेरे फैमिली मेंबर हैं, और सारी कंडीशंस लिखी रहती हैं। एक फॉर्म मिलता है, आप कभी कोई की ओर से गए होंगे कोई ग्रीवियस केस में, तो आपने सारी चीजें देखी होंगी। डॉक्टर पहले ही उस कंडीशन को फुलफिलमेंट करेगा जब भी वो इलाज करना प्रारंभ करेगा।
उसके बाद में सेक्शन 30 देखता हूं, सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावना पूर्वक किया गया कोई कार्य किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में बात की गई है। यदि सामने वाले की हम कंसेंट नहीं ले सकते हैं, सामने वाले की फैमिली मेंबर की या एक तरीके से कहें उसके गार्जियंस की कंसेंट लेना संभव नहीं है, ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का कोई इलाज वगैरह करता है या कोई अन्य कार्य करता है जो एक्सीडेंट केस में आता है, हम देखते हैं सारी चीजें, भले ही वो उसकी सम्मति के बिना कोई कार्य कर रहा है, उसके बेनिफिट के लिए, उसके फायदे के लिए, गुड फेथ में कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा किया गया कोई कृत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, हमने इतना देखा चीजें। उसके बाद इसमें कुछ और कंडीशंस लगाई गई हैं कि आप 4 चीजें फिर नहीं कर सकते। आप किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं कर सकते, मृत्यु या घोरोपति कारक नहीं कर सकते, आप उसके प्रयोजन से कोई अंग शिथिल नहीं कर सकते, आप क्या नहीं कर सकते, मृत्यु या घोरोपति कारक करने से कोई प्रयत्न वगैरह नहीं कर सकते, या ना ही आप ऐसी चीजों का दुष्प्रेरण कारक कर सकते। सिंपल 4 इलस्ट्रेशन हैं, चारों ही इंपोर्टेंट हैं, आपके लिए याद करना है। मैं शॉर्ट में बताऊंगा चारों इलस्ट्रेशन के लिए। एक व्यक्ति था, वो घोड़े से जा रहा था, गिर पड़ा, चोट आ गई, बेहोश पड़ा हुआ, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा नहीं यार इसके तो इलाज कराना चाहिए। सामने वाले गाड़ी से उतरे डॉक्टर साहब, वो अपनी गाड़ी से लेकर के उसने क्या है उनका इलाज करना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने देखा यार उसके हेड में बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ना तो ऐसी कंडीशन में वो विक्टिम है, वो दे सकता है अपनी कंसेंट, ना ही उसके गार्जियंस दे सकते हैं ऐसी कंडीशन में कंसेंट। मैंने क्या किया, अपनी ही मर्जी से, मैं डॉक्टर था, मैंने अपनी ही मर्जी से मैंने कहा आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए, जो अपनी मेरी सबॉर्डिनेट फैकल्टी थी, जो भी है आप बच्चे के लिए बचाइए, ये जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसी कंडीशन में सामने वाले की डेथ भी हो गई, उन्हें सद्भावनापूर्वक ऑपरेशन किया, डेथ हो गई। ऐसी कंडीशन में उसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा या जो फैकल्टी द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा कोई किया गया कार्य अपराध नहीं है। दूसरा हम देखते हैं, एक बाघ वाला एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति के लिए बाघ उठा ले जाता है, सामने वाला व्यक्ति बी है, वो उस पर गोली चलाता है, किस पर, बाघ पर गोली ना गलते हुए उस व्यक्ति में गोली कर जाती है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है। तीसरा हम बात करते हैं, कोई शल्य चिकित्सक है, यदि कोई बालक की दुर्घटना वगैरह हो गई है और वो पड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में यदि वो काम करता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो लायबल नहीं है। तीसरा हम बात करते हैं, चौथा हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। एक बालक है, वो एक ग्रह में आग लग गई है, कोई बिल्डिंग वगैरह के लिए देखें तो आग लग जाती है, तो व्यक्ति ऊपर से फेंकते हैं बच्चों के लिए या लड़कों के लिए कि आप बचाया जा सके इनसे आग से। दूसरा, निकासी का कोई रास्ता नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति उस बच्चे के लिए फेंक रहा है, और जो टीमें खड़ी हुई हैं चद्दर तान के, एक तरीके से कंबल तान के, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उन्होंने ऊपर से फेंका 5 मंजिल से बच्चे के लिए, अब वो उस पर चद्दर पे आया और उससे उचट के नीचे गिर गया, व्यक्ति की डेथ हो गई बच्चे की, उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध नहीं है, वो गुड फेथ में कार्य किया। आई होप, मैं आशा करता हूं दोनों सेगमेंट समझ में आए होंगे आपके लिए। सेक्शंस 26 के साथ रीड विद करना है 30 का। उसके अलावा सेक्शन 27 निकालें आप, इसमें सेक्शन 27 में बात की गई है संरक्षक के बारे में। संरक्षक के बारे में बात की गई है सेक्शन 27 में, गार्जियन कौन होता है, तो गार्जियन के बारे में बात की गई थी। तो इसमें 12 वर्ष से कम आयु के बारे में हम बात करते हैं गार्जियन के बारे में। इसमें भी आप 4 चीजें नहीं कर सकते हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप देख लेना। उसके अलावा इसमें भी गार्जियन क्या क्या नहीं कर सकता है, मैंने चीजों के लिए हम देखते हैं। तो गार्जियन क्या नहीं कर सकता है, मृत्यु वगैरह या जो घोरोपति है या कोई अबेटमेंट वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। अब क्या कर सकता है गार्जियन, एक व्यक्ति है, उसे पथरी है, उसका ही लड़का है, उसने कहा यार इसकी पथरी निकलवाना है, ऑपरेशन कराना है, उन्हें ऑपरेशन कराया और अननेसेसरी तरीके से क्या हुआ है, उन्हें गुड फेथ में खूब ऑपरेशन कराया पथरी निकालने के पर्पज से, लेकिन उसे और अपघातिकारित हो गई या कुछ और उसे रोग वगैरह उत्पन्न हो गया पथरी का ऑपरेशन कराते समय, तो क्या उसने कोई अपराध किया है? नहीं किया है, क्योंकि उसके गार्जियन ने अपॉइंटमेंट दी है, जो 12 वर्ष से कम आयु का कोई बालक है या विकृत व्यक्ति है, ठीक है। अब इसके लिए और मैं एक इलस्ट्रेशन देखता हूं, इसमें बात की गई है कि एक तरीके से हम सेक्शन 27 का ही इलस्ट्रेशन के लिए देखें कि एक विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक था, उसने क्या है अनुशासन लागू करने के पर्पज से 11 वर्षीय आयु के छात्र के लिए एक हल्का सा दंड दे दिया। एक तरीके से उसने एक थोड़ी पनिशमेंट दे दी कि ये शांति बनी रहे, क्लास में माहौल सही रहे। ऐसी कंडीशंस में क्या उसने जो दंड दिया है बालक के लिए, क्या उसने कोई अपराध किया है? किस सेक्शन में प्रोविजन उसे बचाव है? सेक्शन 27 में उसे बचाव है। अब एक और इलस्ट्रेशन आता है, इसे मैं सद्भावना पूर्वक के लिए और समझते हैं इसे क्या होता है। एक कोई व्यक्ति था, जो आपने देखा होगा भीख वगैरह मांगते हैं व्यक्ति, तो एक व्यक्ति था, तो उसने क्या किया, एक
बालक का थोड़ा हाथ टेढ़ा था तो उसे भीख कम मिलती थी। उसने क्या किया, उसका हाथ ही काट दिया। उसने कहा मैंने इसका हाथ सद्भावना पूर्वक काटा है कि इसे और ज्यादा व्यक्ति लोग वो दें, भिक्षा दें। तो ऐसी कंडीशन में क्या मेरा जो एक्ट है वो कंसीडर किया जाएगा गुड फेथ में? नहीं किया जाएगा मेरा गुड फेथ। चलिए हम सेक्शन 28 के लिए रीड करते हैं। 28 क्या कह रहा है? सम्मति के बारे में बात की गई है। सम्मति के बारे में दो प्रकार की कंसेंट बताई गई है इसमें। एक तरीके से हम कहें सम्मति में पहले ही सेक्शन 13 में बताया गया हूं, एक ही बात पर एक ही भाव में, सेम थिंग एंड सेम सेंस, दैट इज कंसेंट। ओके, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं सम्मति के बारे में कि सम्मति जो भय या भ्रम के अधीन यदि ली गई है हमसे, या भय या भ्रम के अधीन कोई सम्मति दी गई है या ली गई है, तो ऐसी कंसेंट के लिए हम इनवैलिड कंसेंट मानेंगे, अवैध सम्मति मानेंगे, यानी कोई यूज नहीं है लॉ में उसका। तो हम सम्मति के लिए इलीगल कंसेंट की बात कर रहे हैं। इलीगल कंसेंट होती क्या है? जब आप कोई ऐसी सम्मति जो क्षति के भय के कारण आप लेते हो, ऐसी सम्मति, या आप तथ्य के किसी भ्रम के कारण ले रहे हो ऐसी सम्मति, या कोई विकृत व्यक्ति है उससे कोई कंसेंट ले रहे हो आप, या कोई मत्ता के कारण इंटॉक्सिकेशन व्यक्ति है आप उससे सम्मति ले रहे हो, या कोई 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से आप सम्मति ले रहे हो। मैं एक बात बताऊं, सिंपल इलस्ट्रेशन के लिए मैं एक बनाता हूं यहीं पे आप ही के समक्ष 28 से संबंधित। सेक्शन 28 में ली गई सम्मति आपकी स्वतंत्र सम्मति नहीं है। और स्वतंत्र सम्मति क्या होती है, एक बार इसे भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 14 की बात करें हम, इसमें बताया गया स्वतंत्र सम्मति होती क्या है। स्वतंत्र सम्मति ऐसी सम्मति कही जाती है जो धारा 15 प्रपीड़न, धारा 16 असम्यक असर, धारा 17 कपट और धारा 18 मिथ्याद्वोपदेशन और धारा 20, 21, 22 मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, इसके तहत ली गई सम्मति क्या मानी जाएगी? स्वतंत्र सम्मति नहीं मानी जाएगी। हम उसे एक तरीके से डील करेंगे छोटे छोटे सेगमेंट में, आपके लिए सिंपल वे में समझाने का प्रयास करूंगा मैं आपके लिए। उसके बाद हम देख रहे थे प्रपीड़न। प्रपीड़न क्या होता है? प्रपीड़न कोई भी ऐसा एक्ट कारित करते हो आप जो विधि द्वारा दंडनीय हो, यानी बीएनएस में जैसे पनिशमेंट किया गया हो, या विधि द्वारा निषिद्ध हो कोई दंड, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रपीड़न कहेंगे। सेक्शन बताया गया हमारा 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बात करता है असम्यक असर। असम्यक असर होता है एक तरीके से वैश्वासिक संबंध में कोई आप एग्रीमेंट वगैरह करा लेते हो या सारी चीजें डिस्कस करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या? असम्यक असर। यानी जो फिड्यूशियरी रिलेशन है उसके संबंध में आप कोई कार्य कराते हो तो उसे असम्यक असर कहते हैं। तीसरी हम बात करते हैं कपट के बारे में। सेक्शन 17 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कपट। कपट क्या होती है? कपट होती है एक तरीके से जो बात सत्य नहीं है उसे आप सत्य बता रहे हो, आप जानते हो कि ऐसी बात सत्य नहीं है, या आप किसी व्यक्ति को प्रवंचना कार्य करने के आशय से कोई कार्य कर रहे हो, या आपका इंटेंशन नहीं है कोई कार्य करने का फिर भी आप कह रहे हैं नहीं सही है ऐसी चीज, ठीक है, तो उसे हम कपट कहते हैं। किसी तथ्य को आप छुपा रहे हो, सत्य बात को, क्या है? कपट है, ठीक है। आपके लिए पता है कि घोड़ा पागल है, सामने वाले ने पूछा क्यों भाई घोड़ा सही है हमारा, उन्होंने कहते ठीक है सर, घोड़ा तो बिल्कुल साउंड माइंड है, कोई इश्यू नहीं है और अच्छा घोड़ा है हमारा, तो ऐसा तो आपने देखा होगा और रोज ये शादियों में जा रहे हैं, बहुत अच्छा घोड़ा है। घोड़ा था पागल, कलर एक ही था, आपने जो पागल घोड़ा था उसे दूसरे घोड़े के लिए बता करके बेच दिया। अब ऐसी कंडीशन में तो आपने अपराध कर दिया ना, आपकी ड्यूटी थी आप बता दे कि सामने वाले से कि घोड़ा पागल है। ऐसी कंडीशन में कपट में अब माना जाएगा। एक और वर्ड आया आपने देखा होगा, मिथ्याद्वोपदेशन। मिथ्याव्यपदेशन क्या होता है? जो बात सत्य नहीं है, आप खुद नहीं जानते हो, फिर आपने कह दिया, आपने किसी ने पूछा आपसे क्यों ये क्या बोलते हैं डबरा वाला रोड यही है, आपने कह दी हाँ ठीक है यही है, आपने बता दिया मुरैना वाला रोड, चले जाओ। आपने तो गुड फेथ में बता दिया है, लेकिन आपने क्या किया? मिथ्याद्वोपदेशन दिया है। इसमें कंपल्सेशन नहीं मिलेगा भाई, मेरी मर्जी थी, मुझे जहां तक पता था मैंने बता दिया अपनी नॉलेज से। आप और जगह कंफर्म करते थे, आप क्यों चले गए सीधे? आप चले गए तो आपका लॉस हो गया, मेरी थोड़ी कोई गलती है। इसके अलावा हमने इतनी देखी चीजें। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में और मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में 20, 21, 22 बात करता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ मैंने बताया कि विधि की भूल क्षम्य नहीं है और तथ्य की भूल क्या है? क्षम्य। इतना भी हमने सारी चीजें सेशन में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद स्वतंत्र सम्मति होती है, इन चीजों को छोड़ करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो स्वतंत्र सम्मति नहीं कही जाती है, ये चीजें नहीं होना चाहिए उसमें।
प्रेपिडेंट नहीं होना चाहिए, असमय का असर नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, दुरुपदेशन नहीं होना चाहिए, भूल नहीं होना चाहिए, इतनी चीजें हो गई। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सेक्शन 28 की, तो इलीगल कंसेंट मैंने सारी चीजें डिस्कस करा दी हैं। लीगल कंसेंट से संबंधित यदि कोई भी आपका रिगार्डिंग डाउट हो तो आप बता सकते हो। इसके अदरवाइज मैं सेक्शन 29 के लिए डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन 29 बात कर रहा है ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कार्यत अपहानि के बिना ही स्वतः अपराध है। कोई ऐसी चीज है जो विधि के द्वारा ही स्वतः अपराध माना गया है। आप एक ऑफेंस पढ़ेंगे मिसकैरेज, इलस्ट्रेशंस में बताया गया है, आप सभी लोगों ने देखा होगा मिसकैरेज विधि में ही दंडनीय अपराध। इसमें भी दो सेगमेंट डील किए गए हैं, एक तरीके से दो पॉइंटों में इसे डिवाइड किया गया है। एक तो आप सद्भावना पूर्वक से वो करा रहे हैं मिसकैरेज, सद्भावना पूर्वक से भी होता है, ये थोड़ा अक्वर्ड वर्ड लग रहा होगा लेकिन समझाने के पर्पज से सब बता रहे हूं मैं। एक वुमेन थी, वो प्रेग्नेंट थी, ऐसी कंडीशंस में क्या हुआ, वुमेन प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने कहा कि या तो डिलीवरी के समय कुछ ऐसी समस्या आई तो उन्होंने कहा या तो आप बच्चे के लिए बचा सकते हो या माँ के लिए बचा सकते हो। तो उन्होंने कह रही ठीक है आप माँ के लिए बचाइए। ऐसी कंडीशंस में उन्होंने ऑपरेशन वगैरह किया तो उस बच्चे की डेथ हो गई। तो क्या डॉक्टर ने कोई अपराध किया? क्या उसने मिसकैरेज की है? नहीं की उसने मिसकैरेज। एक होता है आप इंटेंशनली, इसमें इंटेंशन का तो कोई बात ही नहीं है, हो सकता है कोई सद्भावना पूर्वक भी मिसकैरेज कराता है लेकिन अपराध माना जाएगा, इसमें आपकी सद्भावना को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखा क्या जाएगा चीजें कि सामने वाले व्यक्ति के बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। दूसरी मैं बात करता हूं, क्या महिला अपनी सम्मति देकर के कंसेंट देकर के यदि मिसकैरेज करा रही है तो क्या वो अपराध कर रही है? तो मैं आपके लिए बता दूं बिल्कुल अपराध है। आप देखें 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना लिखा रहता है हॉस्पिटल्स वगैरह पर। यहाँ मिसकैरेज कराना, गर्भपात कराना दंडनीय अपराध है। हॉस्पिटल या मेडिकल पे आप देखना जनरली लिखी रहती हैं लाइनें, मैंने देखा है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। दूसरा बात ये होती है कि लड़का था, 3 लड़कियां हो गई हैं और आपके लिए क्या है, आपने टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा कि लड़की है। वैसे तो टेस्ट करना ही अपराध है लेकिन आपने करा दिया तो उन्होंने कहा कि लड़की है, फिर आपने कही ठीक है इसका अबॉर्शन करा ले। तो ऐसी कंडीशन में आपने अपराध कर दिया, भले ही आप दोनों संपत्ति से करा रहे हैं हस्बैंड वाइफ स्पाउस, लेकिन फिर भी आपने अपराध कर दिया। दूसरी बात करता हूं सेक्शन 30 मैं क्लियर करा चुका था, ऑलरेडी डिस्कस है। सेक्शन 31 निकालें आप। इसमें बात की गई है सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना क्या होती है। गुड फेथ में दी गई कोई संसूचना, तो इसमें लिखा है कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना के कारण कोई अपराध नहीं है। जो आप गुड फेथ में कोई चीज करते हो तो उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं किया गया है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के फायदे के पर्पज से कर रहे हैं ऐसी चीज। तो हम इसका इलस्ट्रेशन है, बहुत ही शानदार इलस्ट्रेशन लिखा है इसमें कि एक शल्य चिकित्सक है, एक रोगी को सद्भावना पूर्वक संसूचित करता है कि भाई साहब अब आप जिंदा नहीं रह सकते, आपकी डेथ होना कन्फर्म है। आपके लिए ऐसी गंभीर बीमारी है, कोई भी ऐसी बीमारी मान लीजिए गैंग्रीन वगैरह है, अब आप जिंदा नहीं रह सकते, सर्जरी खूब कर ली हमने, अब आप नहीं रह सकते। वो सड़का खा गया, वह व्यक्ति मर गया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सामने वाले ने कोई अपराध थोड़ी किया। आपने देखा होगा किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है और इमिडिएटली से कॉल आता है अरे यार आपके वो नहीं रहे, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इवन देन सामने वाला व्यक्ति इतने कमजोर दिल का था कि उसने जैसे ही सुना वो उस व्यक्ति की भी डेथ हो गई। कई बार पेपरों में खबरें पढ़ते रहते हैं हम सारी चीजें। ऐसी कंडीशंस में वो जो सामने वाले ने सूचना दी है आपके लिए, उसने कोई अपराध नहीं किया। उसके बाद मैं बात करता हूं सेक्शन 32 की। 32 बात करता है वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने धमकियां से आप कार्य कर रहे हो तो क्या आप अपराध कर रहे हो? तो मैं आप बता दूं आपके लिए आप 2 कार्य नहीं कर सकते, भले ही आपके लिए कोई धमकी दे। एक तो आप किसी व्यक्ति की डेथ नहीं कर सकते, दूसरा आप नहीं कर सकते किसी व्यक्ति के लिए कोई राज्य के विरुद्ध कोई ऐसा मृत्यु दंडनीय अपराध है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। 2 चीजें नहीं कर सकते हैं, 2 चीजों में आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। इसका इलस्ट्रेशन है वो बहुत ही शानदार बात करता है। इसमें लिखा है कि एक लोहार है, आप सभी लोग जानते होंगे, जो क्या है लोहे का कार्य करता है, अच्छा एक्सपर्ट था ताले तोड़ने के लिए, जो ताला वगैरह तोड़ते हैं। डाकू आए, उनने कहा चलो, डाकुओं ने कहा चलो ताला तोड़ना फलाने के घर में, उसके घर में ज्वेलरी रखी है, कट्टा अड़ा दिया, सामने वाला चला गया लोहार। ऐसी कंडीशन में लोहार ने ताला तोड़ा, कोई अपराध नहीं किया। दूसरा इलस्ट्रेशन समझते हैं इसी पे। आप जान रहे हो कि बी के घर में चोरी होना है और डाकू आ रहे हैं वहां से, और आप कह रहे हो मैं हूं लोहार, मुझे सब चीजें आती हैं, चलो मैं चलता हूं। उसका तो मेरी उससे दुश्मनी है, चलो मैं तोड़ के बताऊंगा आपको ताला कैसे तोड़ते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ इसकी ज्वेलरी रखी है। अच्छी बात है,
आप गए, आपने बताया सारी चीजें सामने वाले के लिए, और आपने क्या किया, अब आपने अपराध कर दिया। अब आप तो इन्वॉल्व कैसे हुए हैं, आप इंटेंशनली इन्वॉल्व हुए हैं, आप जान करके इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसी कंडीशन में, तो आपके द्वारा किया गया कृत्य क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तत्काल आपके लिए मृत्यु का भय होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती हैं। सेक्शन 33 बात करता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कार्य। क्या होता है तुच्छ अपहानि? स्लाइड हार्म, डिमेनिमस नन कैरेट लैक्स। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। क्या होती है तुच्छ बातें? किसी की व्हाइट सेट पे आपने इंक डाल दी, क्या किया आपने? तो आज हम डील करेंगे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में आज हम डील करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, उसके लिए डील करेंगे। सेक्शन 34 से लेकर के हमारा कहां तक है, 44 तक डिफाइन किया गया है। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा, सेक्शन 34 बात करता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई भी बात जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में हम करके यूज करते हैं, एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो वो किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सेक्शन 34 हो गया। सेक्शन 35 बात करता है कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। इसमें सेक्शन 37 है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? इसमें दो प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जो एक तरीके से या तो व्यक्ति अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यूज कर सकता है, या कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की भी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है। ठीक है, कोई अपराध नहीं है। दूसरा क्लॉज बताता है इसमें, पहला क्लॉज बात कर रहा था मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के संबंध में आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्लॉज बात करता है कि चोरी, रिष्टी और कहे हम लूट और आपराधिक अत्याचार, यदि आप ऐसी कंडीशंस में आप कोई ऐसा कृत्य करते हो या ऐसी कंडीशंस में कोई प्रयत्न करते हो आप, तो ऐसी कंडीशंस में चाहे संपत्ति जंगम हो या चाहे संपत्ति स्थावर संपत्ति हो, ऐसी कंडीशंस में आपके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इतना हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हम सेक्शन 36 की बात करते हैं। जो 36 बात करता है, हमारा डील करता है 36 कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में एक तरीके से हम देखें कि जो विकृचित वगैरह व्यक्ति रहते हैं, जो विकृचित के जो परिपक्वता के अभाव में है, जो बालकपन है, या विकृचित कोई व्यक्ति है जो मत्ता के कारण कोई अपराध कारित करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस उतना यूज करना है जितना कि वो सही व्यक्ति होता, तब हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आप पे आक्रमण कर रहा है, वो पागल है, तो आप उसकी डेथ नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशंस में आप देखना, जो मैं स्टोरी बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन से। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में कहें हम कि उतना बल प्रयोग करेंगे। सेक्शन 37 बात करता है कि कब किन किन कंडीशंस हैं, उसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं दी गई है। तो बेसिकली मैं बात करूं आपके लिए कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, वो सेक्शन 37 में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, निर्बंधन लगाए गए हैं। सेक्शन 37 की कंडीशंस में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। कितनी कंडीशंस हैं इसमें? 3 कंडीशंस दी गई हैं। पहला कंडीशंस है पब्लिक सर्वेंट में लगाई गई है, पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं कर सकता है, गौरवपति नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद यदि कोई पब्लिक सर्वेंट सद्भावनापूर्वक कोई कार्य करता है, अपने पदभास में कोई कार्य करता है, यानी अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कोई कार्य कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप पब्लिक सर्वेंट के लिए नहीं मारपीट कर सकते हो। आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध माना जाएगा, लेकिन प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, वो सारी चीजें आपके लिए फॉलो करनी पड़ेंगी, पब्लिक सर्वेंट हो फिर भी। दूसरी बात करते हैं हम, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है यदि वो सबऑर्डिनेट में काम करता है, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते। तीसरी मैं बात करता हूं, यदि पब्लिक अथॉरिटी से लोक सहायता प्रदान करने का अधिकार है, तब भी आप प्राइवेट डिफेंस का यूज नहीं कर सकते। अब ये लोक प्राधिकारियों से सहायता वाला पॉइंट के लिए समझना थोड़ा जरूरी है। इसमें सामने वाले ने आपके घर पे चोरी की, बाइक चुरा के ले गया सामने वाला व्यक्ति। अब आपके लिए 2 दिन बाद मार्केट में बाइक दिख रही है कि ये तो मेरी ही बाइक है। आपने क्या है, आपके लिए पब्लिक सर्वेंट से कन्वीनियंस करने का समय था, आप उनसे सहायता ले सकते थे। आप गए डायरेक्ट वहां से लड़ने लगे उस पर, फिर कोई अपराध हो गया, फिर कह रहे साहब राइट टू प्राइवेट डिफेंस ले रहे हैं हम, ये हमारी गाड़ी है, चोरी करके ले गया घर से। नहीं, जैसे ही वो गया आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, आगे आएगा सेक्शंस। ठीक है, अब आपके पास क्या है, कोई अधिकार नहीं है। आप जाते पब्लिक सर्वेंट पे, अब आपने जो किया है वो तो अपराध माना जाएगा। ठीक है, एक केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वैसे रामस्वरूप का मामला था। इसमें बताया गया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का जो यूज कर रहा है व्यक्ति, उसके बारे में बताया गया था राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कब व्यक्ति ले सकता है, उसके बारे में मैंने डील किया है। सेक्शन 38 निकालें आप, सेक्शन 38 के साथ लिखें आप 41, इसका एक सबसेक्शन 2 निकाल लें। सबसेक्शन 2 बात कर रहे हैं कितनी बल प्रयोग करेंगे।
तो इसमें सिंपल भाषा में लिखा है कि उतना बल प्रयोग किया जाएगा जितना नेसेसरी है, अननेसेसरी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, यदि आप करते हो तो आप अपराध करते हो। उसके बाद सेक्शन 38 निकाला। 38 के लिए रीड विद करना है सेक्शन 41 के साथ। सेक्शन 38 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 38 बात कर रहा है, सिंपल भाषा में समझे हम, कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हम किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, कोई अपराध नहीं है। मृत्यु कारक कर दो, कोई अपराध नहीं। इसमें भी सेक्शन 37 के लिए रीड कर जो कंडीशंस लगाई हैं उसे ध्यान रखना है। दूसरी हम बात करते हैं कि मृत्यु या कोई अन्य हानि कारक करते हैं तो उसके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें 7 प्रकार की कंडीशंस लगाई गई हैं। पहला है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आया आशंका कारित हो कि ऐसा हमले का परिणाम क्या हुआ, मृत्यु हुआ। दूसरा हम बात करते हैं ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से आया आशंका हो कि ऐसा हमले का परिणाम घोरोपति होगा। तीसरा बालासंग के बारे में, आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दें, अपराध नहीं माना जाएगा। चौथा बात करता है प्रकृति विरुद्ध कोई काम तृष्णा कारित करने के आशय से कोई हमला करता है तो आप ऐसी कार्य में अपना बचाव करते हुए यदि आप हमला कर देते हो तो कोई अपराध नहीं होगा। व्यापहरण और अपहरण है, ऐसी कंडीशन में भी अपराध नहीं होगा। एक होता है सदोष परिरोध, यदि आप किसी व्यक्ति के लिए रोक के रखते हो अपने पास तो आपके द्वारा किया गया कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और या आप किसी व्यक्ति के लिए अम्ल एसिड अटैक का यूज करते हो जिससे सामने वाले व्यक्ति के लिए ग्रीवियस हर्ट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। यदि वो बचाव करते हुए आपकी डेथ भी कर देता है तो उसके लिए बचाव मिलेगा, उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 41 निकाले आप, जिसमें बताया गया कि शरीर एक तरीके से देखें हम 41 के लिए कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में भी हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सेक्शन 37 का रेस्ट्रिक्शंस है, इसमें मृत्यु या अन्य आप हानि कारित कर सकते हैं। इसमें 4 रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं। एक तो आप लूट करते हो, कोई व्यक्ति लूट कर रहा है, यदि आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करते हैं तो ही अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा सूर्यास्त के पश्चात या सूर्यास्त के पूर्व गृह भेदन करते हैं। तीसरा अग्नि द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा ऐसा कार्य करते हैं। चौथा बात करता है चोरी, रिष्टि, गृह अतिचार के बारे में आप मृत्यु या घोरोपति कारित करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में भी क्या माना जाएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो आपके पास है। और आप ऐसी कंडीशंस में सामने वाला व्यक्ति ये एक तरीके से कहे कि नहीं कह सकता है कि इसने इंटेंशनली मारा है, आपके लिए प्रूव करना पड़ेगा 108 के अकॉर्डिंग, BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अकॉर्डिंग। तो ऐसी कंडीशन में आपके द्वारा किया गया कृत्य कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मैं इसके अगले सेगमेंट की बात करता हूं, अगले सेक्शन की। सेक्शन 39 बात करता है कि कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में केवल आप 38 के अकॉर्डिंग ही मृत्यु कारित कर सकते हो, अदरवाइज कोई अन्य हानि कारित करते हो तो सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग आपके लिए बचाव हो जाएगा। सेक्शन 40 बात करता है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। सेक्शन 40 बात करता है कब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ और बना रहेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में बताया गया कि कब तक बना रहेगा, तो लिखा है इसमें जब तक बना रहेगा जब तक कि ऐसी आशंका सामने वाले की बनी रहती है उस अपराध के प्रति। ठीक है, युक्त आशंका तब तक बनी रहती है। कब प्रारंभ होता है, उसी क्षण प्रारंभ होता है जैसे ही उसे पता चल जाता है। ठीक है, और कब तक बना रहता है, तो जब तक हमें आशंका बनी रहती है जब तक बना रहेगा। दूसरा हम बात करते हैं सेक्शन 42 बात कर रहा है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में यदि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु से भिन्न कोई हानि कारित कर देते हो तो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। 43 बात करता है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। 43 में इसकी कंडीशंस हैं, उन्हें देख लेते हैं कि कब तक प्रारंभ और बना रहता है। तो पहली कंडीशन है कि कब प्रारंभ बना रहेगा। युक्त आशंका पैदा होती है। ठीक है, संपत्ति का संकट की युक्त आशंका कब प्रारंभ होगा, जब तक आप पे युक्त आशंका पैदा है जब तक बना रहेगा वो। दूसरा हम बात करते हैं चोरी के विरुद्ध कब बना रहेगा, जब तक संपत्ति आपकी जो प्रत्युदरित यानी आपके कब्जे से बाहर ना हो गई। जैसे ही बाहर हो गई आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, आपके पास पब्लिक अथॉरिटी के पास, मैंने बताया था आपके पास राइट है कि आप वहां से उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लूट के विरुद्ध कब होता है, जब मृत्यु या उपपत्ति या सदोष अवरोध के तत्काल मृत्यु का भय हो। ठीक है, कब तक, जब तक सामने वाले ने ऐसा भय देना बंद कर दिया है तो अब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप आपराधिक अत्याचार या रिष्टि के विरुद्ध कब तक बना रहता है, जब तक ऐसा आपराधिक अत्याचार या रिष्टि बनी रहती है। ठीक है, तब तक हमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करने का अधिकार है। दूसरा सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व कब तक बना रहता है, या गृह भेदन के विरुद्ध जब तक हमें ऐसी आशंका बनी रहती है तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस बना रहेगा। दूसरी हम बात करते हैं सेक्शन 44 बात क्या करता है। सेक्शन 44 बात करता है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में कब निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं तो उसके द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें एक केस आया था अमजद खान वर्सेस मध्य प्रदेश का राज्य का मामला था। इसमें सिंपल इलस्ट्रेशन से इसके लिए डील किया गया था कि एक व्यक्ति था, उसके लिए भीड़ ने घेर लिया और उस पर क्या किया, भीड़ ने एक तरीके से आक्रमण किया। उसने अपने बचाव के लिए क्या किया कि
भीड़ पर आक्रमण किया और भीड़ पर आक्रमण करते समय उस व्यक्ति की एक की मृत्यु हो गई, बच्चों की, क्योंकि वो स्पष्ट रूप से मैं बताऊं कि वो भीड़ को अलग करके गोली नहीं चला सकता है। उसने भीड़ पर गोली चलाई, जिससे उस व्यक्तियों की कुछ की डेथ हो गई, ठीक है, जबकि बच्चों का कोई दोष नहीं था, बच्चे इनोसेंट थे। तो ऐसी कंडीशंस में उसे सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग बचाव प्रदान किया गया है, ठीक है। उसके अलावा एक केस लॉ और था, मैं केयर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन के मामले में, अलग केस है, 45 से संबंधित है। तो ठीक है, हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए डिस्कस किया है, जो कि धारा 34 से लेकर के 44 तक था। यदि इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप सेशन में कमेंट जरूर करें, और प्लीज़ यदि हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सेशन के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपके लिए, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि आपके लिए हमारे जो डेली रूटीन के वीडियो हैं वो आपके लिए नोटिफिकेशन आपके लिए मिलता रहेगा। थैंक यू।